खबरों की दुनिया में इन दिनों एक खबर खूब चल रही है। कुछ तथाकथित निष्पक्ष मीडिया संस्थान इसे ऐसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं मानो डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर राहुल गांधी को नया सबूत मिल गया हो। कारण भारत सरकार वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लगभग 2.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने पर विचार कर रही है। पहली नजर में सुनकर सवाल उठना बहुत लाजमी है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है? क्या सरकार के पास पैसों की कमी हो गई है? या फिर क्या भारत भी उस रास्ते पर बढ़ रहा है जिस पर कभी पाकिस्तान IMF के दरवाजे खटखटाता हुआ दिखाई देता था? लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि IMF से कर्ज लेना और वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। IMF के पास देश तब पहुंचते हैं जब अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में हो, विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में हो और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का खतरा सामने खड़ा हो। भारत ने भी 1991 में ऐसी स्थिति में IMF की मदद ली थी, लेकिन इस बार मामला वैसा बिल्कुल नहीं है। भारत जिस 2.5 बिलियन डॉलर की बात कर रहा है वो कोई इमरजेंसी बेल आउट पैकेज नहीं है। ये पहले से उपलब्ध क्रेडिट फैसिलिटीज के तहत संभावित उधारी है। यानी भारत कोई राहत पैकेज मांगने नहीं गया है, बल्कि पहले से मौजूद वित्तीय विकल्पों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। लेकिन सवाल फिर भी कायम है, अगर अर्थव्यवस्था संकट में नहीं है तो आखिर इस अतिरिक्त धन की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, जिसका सीधा असर भारत की सब्सिडी व्यवस्था पर पड़ा है और उसमें भी सबसे बड़ा दबाव फर्टिलाइजर सब्सिडी पर पड़ा है। भारत में किसानों को यूरिया जैसी खाद भारी सब्सिडी पर दी जाती है। किसान एक तय कीमत चुकाते हैं, जबकि वास्तविक लागत बढ़ने पर बाकी बोझ सरकार उठाती है। समस्या यह है कि फर्टिलाइजर उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल नेचुरल गैस है और गैस की कीमतें वैश्विक ऊर्जा बाजार से जुड़ी होती है। जैसे जैसे पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता है, ऊर्जा कीमतें बढ़ती हैं और फर्टिलाइजर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि फरवरी 2026 के बजट में जहां उर्वरक सब्सिडी का अनुमान 1.7 लाख करोड़ रुपए था, वहीं अब कुछ आकलनों में ये 3.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। दूसरा दबाव फूड सब्सिडी पर है। सरकार MSP पर अनाज खरीदकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और PDS जैसी योजनाओं के जरिए करोड़ों लोगों तक सहायता पहुंचाती है, लेकिन खरीद और ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ने से यहाँ भी सरकारी खर्च बढ़ता है। तीसरा दबाव फ्यूल प्राइसेस से जुड़ा है। भले ही भारत पेट्रोल डीजल पर प्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं देता, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतों का असर महंगाई, सरकारी राजस्व और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर पड़ता है। अब सवाल है कि सरकार के पास विकल्प क्या थे? पहला विकल्प था टैक्स बढ़ाना, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में टैक्स की दरों में छूट दी गई है। ऐसे में टैक्स बढ़ाना आसान नहीं है। दूसरा विकल्प ये है कि घरेलू बाजार से ज्यादा उधार लिया जाए, लेकिन इससे क्राउडिंग आउट का खतरा पैदा होता है। यानी सरकार ज्यादा उधार लेगी तो निजी उद्योगों और व्यवसायों के लिए निवेश योग्य पूंजी कम बन जाएगी। इसलिए सरकार ने तीसरा रास्ता चुना है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। इन संस्थानों की खासियत ये है कि यहाँ ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम होती है, भुगतान अवधि लंबी होती है और शर्तें भी ज्यादा लचीली होती है। इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता है, बल्कि विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना होता है। भारत और वर्ल्ड बैंक का रिश्ता काफी मजबूत है। जनवरी 2026 में वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की घोषणा की, जिसके तहत अगले 5 वर्षों तक हर साल 8 से 10 बिलियन डॉलर तक की वित्तीय सहायता की संभावना जताई गई। ये धन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्लाइमेट एडेप्शन और प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा वर्ल्ड बैंक भारत के लो कार्बन ट्रांजिशन कार्यक्रम के लिए $1.5 बिलियन की मंजूरी भी दे चुका है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक में भारत चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। जापान, अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्थान आता है इस लिस्ट में। 2025 तक ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के लिए लगभग $63 बिलियन की सहायता और ऋण प्रतिबद्ध कर चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये कर्ज भारत की आर्थिक कमजोरी का संकेत है? तो संक्षिप्त में अगर इसका उत्तर देखें तो बिल्कुल भी नहीं। वर्ल्ड बैंक हाल ही में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बता चुका है, जहां ग्रोथ रेट लगभग 7.6% रहने का अनुमान है। साथ ही सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि इस उधारी को इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं बल्कि फिस्कल मैनेजमेंट के एक टूल के रूप में देखा जा रहा है। आखिर किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में बोरोइंग कोई असामान्य बात बिल्कुल नहीं होती है। बड़ी कंपनियां भी एक्सपेंशन के लिए लोन लेती हैं, भले ही उनके पास पर्याप्त कैश रिजर्व मौजूद हो। भारत के लिए भी इस उधारी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सरकार सब्सिडी प्रेशर को संभालते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर खर्च जारी रख सकती है। साथ ही वेलफेयर स्कीम्स पर भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ रिस्क भी है इसमें। एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ने से डेब्ट टू GDP रेशियो दबाव में आ जाता है। अगर भविष्य में डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होता है तो डेब्ट सर्विंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है और लंबे समय तक एक्सटर्नल बोरोइंग्स पर निर्भर करना भी एक चुनौती तो होता ही है। लेकिन फिलहाल $2.5 बिलियन का ये प्रस्तावित ऋण भारत की इकोनॉमी के आकार की तुलना में बहुत बड़ा नहीं माना जा रहा है। इसलिए आर्थिक संकट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन के रूप में इस निर्णय को लिया जा रहा है। तो अगली बार अगर कोई इस खबर को सुनाकर आपको डराने की कोशिश करे या फिर इसे भारत की आर्थिक कमजोरी का सबूत बताने लगे तो पूरी तस्वीर जरूर देखिए। और जो तस्वीर हमने आज आपको दिखाई है, अगर आपको वो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार।